गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सरल आवर्त गति के बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है सरल आवर्त गति। तो देखो, सरल आवर्त गति क्या होता है कि जब कोई पिंड या वस्तु है, यदि वो किसी स्थिर बिंदु के आसपास क्या करे, गति करे, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति कैसे मान सकते हैं? जैसे मान लो हमारे पास जो कंपन होते हैं ना, इस तरीके से ये स्थिर है कण, ठीक है, और ये ऐसे गति कर रहा है हमारे पास, तो ये कौन सी गति है हमारे पास? सरल आवर्त गति होती है। सरल आवर्त गति को मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। ये हमारे पास एक क्या है? दृढ़ पिंड है। दृढ़ पिंड क्या हो सकता है? कोई कील हो सकती है। इससे मैंने एक धागे को क्या किया है? बांधा है, और इसके दूसरी साइड एक पिंड को, एक वस्तु को मैं क्या कर देता हूँ? लटका देता हूँ। ठीक है, किसको लटका दिया मैंने? पिंड को, और वस्तु को क्या कर दिया मैंने? लटका दिया। ठीक है, तो ये अभी क्या है? इस बिंदु पर स्थिर है ये। अब हम क्या करते हैं? इस पर ये जो व्यवस्था होती है, ये क्या कहलाती है? सरल लोलक की कहलाती है। अब इस पर मैं क्या करता हूँ? एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, बाह्य बल लगाता हूँ, और इसको हम ऐसे यहाँ पर ले आए। ठीक है, ऐसे ले आए हम। अब मैं इसको क्या करता हूँ? छोड़ देता हूँ। इसको हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो जैसे ही पहले ऐसे था ये स्थिर, इसको हम यहाँ पर लेकर गए, इसको हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो ये क्या करेगा? इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, और अपनी जो स्थिर बिंदु है ना ये, या फिर हम माध्य स्थिति बोलते हैं, इसके इधर उधर क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। इस गति को हम कौन सी गति कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, जैसे झूला जो होता है ना, उसको हम पीछे से क्या करते हैं? खींचते हैं, और क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो वो झूला जो है ना, वो ऐसे, पहले ऐसे स्थिर है, पीछे खींचा और फिर छोड़ दिया, तो वो ऐसे क्या करता है? माध्य स्थिति के, या फिर यहाँ स्थिर था, स्थिर बिंदु के इर्द गिर्द क्या कर रहा है? गति करता रहता है वो। ऐसी गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। इस स्थिति में इस पिंड पर केवल एक बल लगता है, वो है हमारे पास प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। इसके अलावा कोई भी घर्षण बल नहीं लगता है। आई बात समझ में? क्या नहीं लगता है? कोई भी घर्षण बल नहीं लगता है। ये जो गति होती है ना, केवल किसके कारण होती है? प्रत्यानयन बल के कारण होती है, रीस्टोरिंग फोर्स के कारण होती है। अब आप कहोगे कि प्रत्यानयन बल कैसे समझा सकते हैं? तो देखो, दोबारा इस डायग्राम को देखना है आपको। ये हमारे पास क्या है? ये दृढ़ सिरा है, कील है, धागा लटकाया और ये पिंड लटका दिया। अब मैं इस पर क्या लगा रहा हूँ? बल लगा रहा हूँ, और इसको ऐसे 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 विस्थापित कर रहा हूँ। तो ये जो है ना, यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ चला जाएगा। मान लो इसमें कितना विस्थापन हुआ है? x विस्थापन हुआ है। कितना विस्थापन हुआ है इसमें? x विस्थापन हुआ है। अब इसको यहाँ से मैं यहाँ ले गया, ठीक है, तो इस पर मैंने क्या किया? कार्य किया। कार्य क्या होता है? बल इंटू क्या?
विस्थापन, इसमें मैंने क्या किया, कार्य किया, बल लगाया, x विस्थापित किया और यहाँ से यहाँ ले चला गया। अब इसको जब यहाँ लेकर चला गया ना मैं, यहाँ स्थिर है यानी मैंने इसको पकड़ के रख रखा है। जैसे ही मैं छोड़ूंगा ना तो ये वापस से अपनी पहली वाली जगह पर आने की कोशिश करेगा। छोड़ते ही यहाँ भगेगा, ये तो भगेगा या नहीं भगेगा। तो प्रत्यानयन बल वो बल होता है जो इसको वापस इसकी स्थिति पर लाने का प्रयास करता है। प्रत्यानयन बल जो होता है ना वो समानुपाती होता है किसके, विस्थापन के, और कैसे, नेगेटिव के। क्योंकि प्रत्यानयन बल, मैं तो इसको ऐसे ले गया, प्रत्यानयन बल हमेशा कहाँ लाता है, विपरीत दिशा में लाता है। समानुपाती का साइन हटाते हैं तो हम नियतांक लगाते हैं F बराबर -kx, ये बल लगता है और ये पिंड हमारे पास इधर उधर क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा। ऐसी गति हमारे पास कौन सी गति कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। तो देखो इसको हम कैसे समझा सकते हैं। सरल आवर्त गति क्या होती है, किसी पिंड की ऐसी गति, यानी कि कोई कण, कोई पार्टिकल ऐसी गति कर रहा है जिसमें पिंड जैसे ये है हमारे पास, जिसमें पिंड किसी स्थिर बिंदु के आसपास यहाँ से बांधा था ना, तो इसके इधर उधर या आसपास क्या कर रहा हो, गति करे, आसपास क्या करे, गति करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। ये कौन सी गति हो गई हमारे पास, सरल आवर्त गति हो गई। ठीक है, अब इस बात को आप ध्यान रख लेना, जब भी सरल आवर्त गति होगी तो पिंड पर केवल प्रत्यानयन बल ही कार्य करना चाहिए, कोई भी घर्षण बल कार्य नहीं करना चाहिए या किसी भी अन्य प्रकार के बल कार्य नहीं करने चाहिए। आप जैसे झूला देखते हो, ठीक है, झूले को तो हम ऐसे क्या कर देते हैं, धक्का लगा कर छोड़ देते हैं। वो ऐसे गति अगर हमेशा ही गति करता रहे ना, कभी ना रुके, तो उसकी गति क्या कहलाएगी, सरल आवर्त गति। लेकिन झूले पर कौन से बल लगते हैं हमारे पास, अवमंदन बल। झूला क्या हो जाता है, घर्षण बल लगता है ना, रुक जाता है। वो सरल आवर्त गति नहीं है, ध्यान रखना। उसके बारे में हम आगे की क्लासों में डिस्कस करेंगे। सरल आवर्त गति कब होगी कि जो झूला है उसको ऐसे हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, और वो हमेशा क्या करता रहे, गति करता रहे, तो उसकी गति को सरल आवर्त गति कहेंगे हम। ठीक है, तो सरल आवर्त गति में केवल हमारे पास कौन सा बल लगता है, प्रत्यानयन बल ही लगता है। ये बात अपने दिमाग में डाल लेना। ठीक है, तो देखो इस गति में आवश्यक बल को क्या कहते हैं हम, प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, प्रत्यानयन बल कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो यहाँ से इसको मैंने कितना विस्थापित किया, x छोड़ूंगा, वापस वो स्थिति में लाएगा, वो प्रत्यानयन बल होता है, जो कि विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि प्रत्यानयन जो बल होता है ना, प्रत्यानयन बल प्रत्यानयन बल जो होता है ना, विस्थापन के ऋणात्मक मान के क्या होता है, समानुपाती होता है।
प्रत्यानयन बल विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है, यानी कि हम कह सकते हैं F समानुपाती होता है -x के, F बराबर होता है -kx के। अब न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, a क्या होता है, त्वरण। तो m इज इक्वल टू त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन में 2 बार समय के साथ परिवर्तन। मान लो ये विस्थापन है x, एक बार समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, और वेग में समय के साथ परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो d/dt किसकी वैल्यू रखता हूँ मैं, वेग की वैल्यू क्या होगी, dx/dt। तो d इंटू डी d²x और dt इंटू dt dt²। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, a की। तो f की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, m इंटू d²x/dt² किसके इक्वल आएगा, -kx के। तो d²x/dt² इज इक्वल टू -k/m इंटू क्या, x। बन गया ये समीकरण हमारे पास। इसको हम और सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन को और सोल्व करते हैं हम। देखो क्या बनेगा, इसको इक्वल से पहले लेकर आए, d²x/dt² प्लस k/m इंटू x किसके इक्वल आएगा, 0 के। और ये जो k/m जो है ना, इसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं, ω02 से। और ω0 क्या होती है, इसकी स्वाभाविक या प्राकृतिक आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति जानते हो ना, प्रति सेकंड कितने दोलन हो रहे हैं उसकी संख्या। ऐसे जाएगा ना बार बार इधर उधर, सरल आवर्त गति होती है। तो ये बनेगा d²x/dt² प्लस ω02x इज इक्वल टू क्या, 0। ये हमारे पास क्या बन रहा है, समीकरण बन रहा है। यह अवकल समीकरण है, क्योंकि यह अवकलन आ रहा है इसमें। प्राप्त अवकल समीकरण सरल आवर्त गति का क्या है, अवकल समीकरण है। ठीक है, तो कोई भी कण अगर सरल आवर्त गति कर रहा होगा ना, तो उसके समीकरण को हम कैसे व्यक्त करते हैं, d²x/dt² प्लस ω02 इंटू x बराबर से 0। ठीक है, और ये जो पिंड है हमेशा ये इस तरीके से क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा। ये सरल आवर्त गति है। झूला जो है वो हमारे पास सरल आवर्त गति करता है, लेकिन रुक जाता है वो, तो उसकी गति को हम पूर्णतः क्या नहीं कहते हैं, सरल आवर्त गति नहीं कहते हैं। तो फिर उसकी गति क्या होगी भैया, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो सरल आवर्त गति का मतलब समझ में आया। झूला अगर गति करता रहे ना हमेशा माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, तो वो हमेशा करता रहना चाहिए। वो गति एक तरीके की क्या हो गई हमारे पास, सरल आवर्त गति हो गई। अब देखो, और सरल आवर्त गति का जो अवकल समीकरण होता है ना, जिसको हम किस समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं, d²x/dt² प्लस ω02 x बराबर 0 के। आई बात समझ में, ऐसे व्यक्त करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अवमंदन बल की। किसकी बात करते हैं, अवमंदन बल की, यानी कि क्या, डैम्पिंग फोर्स की। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, अवमंदन बल की, यानी कि क्या, डैम्पिंग फोर्स की। देखो ये क्या होते हैं अवमंदन बल, जैसे अगर हमारे पास झूला है, वही एग्जांपल लेते हैं भाई जनरल लाइफ में, है ना।
अब झूला है, उसको हमने ऐसे धक्का दिया और यूं गया और फिर यूं गया, यूं 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 यूं। कौन सी गति कर रहा है? सरल आवर्त गति कर रहा है। क्या ये झूला कभी रुकेगा? इस पर केवल एक ही फोर्स लगना चाहिए, प्रत्यानयन बल, और उसके कारण डू 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 करता रहेगा मतलब सरल आवर्त गति करता रहेगा। आ गई बात समझ में? अब क्या होता है जो हम नेचुरल लाइफ में देखते हैं, क्या कि जो झूला होता है ना, वो कुछ देर बाद क्या हो जाता है? रुक जाता है। झूला ऐसे गति कर रहा है, कोई भी वस्तु गति करती है तो उसका क्या होता है? वेग होता है। क्लियर है? तो जैसे झूला गति कर रहा है ना, तो उसका वेग होता है, कुछ देर बाद देखो वेग घटता जाता है और ये झूला क्या होता चला जाता है? रुकता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस झूले पर कौन से बल कार्य करने लग जाते हैं? अवमंदन बल कार्य करने लग जाते हैं। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? अवमंदन बलों के बारे में। ठीक है, तो देखो इसको कैसे समझा सकते हैं। जब कोई पिंड, झूले की बात कर रहे हैं, जब कोई पिंड कौन सी गति करता है? सरल आवर्त गति करता है। स्प्रिंग की गति की भी बात करेंगे तो सरल आवर्त गति को रिप्रेजेंट करेगी। जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो हवा के घर्षण बल के कारण, हवा के घर्षण बल के कारण क्या होगा? हवा के घर्षण बल के कारण क्या होगा? उसके आयाम के मान में, उसके आयाम के मान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। सर ये आयाम क्या होता है? ठीक है, उसके आयाम के मान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ऐसे बलों को क्या कहा जाता है? अवमंदन बल यानी डैम्पिंग फोर्स कहा जाता है। अवमंदन बल कहा जाता है। हाँ सर, आयाम की बात कर रहे थे हम। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ तक गया, पहले ये यहाँ गया, फिर इधर गया। अब हवा का बल लगा इस पर, घर्षण बल। अब ये यहाँ की जगह, अब ये यहीं तक ही गया और ये यहाँ तक गया, फिर अगली बार ये यहाँ तक गया। इनका आयाम क्या होता जा रहा है? विस्थापन कम होता जा रहा है। फिर इधर गया, इधर गया, इधर इधर इधर, और ये रुक गया वापस से। तो जो विस्थापन होता है ना, वो घटता जाता है दोनों तरफ, और धीरे 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 क्या हो जाता है? ये रुक जाता है। ऐसे बल को क्या कहते हैं? हम अवमंदन बल कहते हैं। जो इन बलों को क्या कर दे, मतलब जो इसकी गति को क्या कर देगा? रोक देगा बाद में धीरे धीरे। ठीक है, तो हवा के घर्षण बल के कारण झूला रुकता है, सब जानते हैं। तो घर्षण बल क्या कहलाएगा? अवमंदन बल। ठीक है, यदि वेग कम हो, ये जो पिंड है ना, जो सरल आवर्त गति कर रहा है, यदि इनका वेग क्या हो? कम हो, तो अवमंदन जो बल होते हैं ना, अवमंदन बल जो होते हैं वो ऐसे बल होते हैं जो वेग को कम करते हैं। तो अवमंदन बल वेग के ऋणात्मक मान के, अवमंदन बल वेग के ऋणात्मक मान के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि कितना अवमंदन बल लगेगा, तो F समानुपाती होता है किसके? V के। और V कैसा? माइनस। जब बल लगेगा तो वेग क्या होता जाता है? इसका घटता जाता है और ये रुकता चला जाता है। और अगर हमारे पास ये बल नहीं लग रहा है अवमंदन बल, तो कण की गति सरल आवर्त गति होती है, और वो गति भैया करता ही रहेगा। ठीक है, क्या करता रहेगा? सरल आवर्त गति करेगा, कभी रुकेगा ही नहीं भी। समानुपाती का हम चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक लगाते हैं लैम्बडा और V। ये कौन सा बल कहलाता है हमारे पास? अवमंदन बल।
और लैम्ब्डा क्या कहलाता है हमारे पास, डैम्पिंग कांस्टेंट यानी कि अवमंदन गुणांक कहलाता है। ठीक है, लैम्ब्डा क्या कहलाता है हमारे पास, अवमंदन गुणांक कहलाता है। तो F बराबर से माइनस लैम्ब्डा वी क्या है, अवमंदन गुणांक है। अब देखो इसमें इससे रिलेटेड आगे हम कुछ इक्वेशंस इसी में ही बना सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। m क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है पिंड का। a क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। तो F बराबर ma। m त्वरण जो होता है ना वो वेग में समय के साथ परिवर्तन भी त्वरण कहलाता है हमारे पास। त्वरण को ये भी तो लिख सकते हैं हम dv अपॉन क्या, dt भी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें f की वैल्यू क्या रखें हम, m इंटू क्या, dv अपॉन dt। f की वैल्यू क्या रखें, m इंटू dv अपॉन dt माइनस क्या, लैम्ब्डा v लिख देंगे। और इसको हम सोल्व करते हैं। देखो v को एक तरफ ले आते हैं, dv अपॉन v इज इक्वल टू v इधर ले गए, बाकी सारी चीज़ इधर ले जाते हैं, माइनस लैम्ब्डा इधर, m को इधर ले गए, माइनस लैम्ब्डा अपॉन m, और dt को भी हम इधर ले गए। इसके बाद हम इसका क्या कर देते हैं, जब ऐसे आ जाए dv और dt तो हम इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो इंटीग्रेशन करने पर तो दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे, क्या बनेगा, समाकलन 1 अपॉन वी इंटू क्या, dv। और लैम्ब्डा अपॉन m का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, लैम्ब्डा अपॉन तो m बाहर आ जाएगा, किसका होगा इंटीग्रेशन, dt का होगा ना। अब इसका समाकलन क्या होगा, 1 अपॉन वी का होता है log v आधार e इज इक्वल टू माइनस लैम्ब्डा अपॉन m, और dt का क्या होता है t। ये जो समाकलन है ना वो अनिश्चित समाकलन है, क्योंकि इसमें क्या नहीं दे रही कि हमारे पास लिमिट नहीं दे रही है। ऐसी कंडीशन में हम क्या जोड़ते हैं, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, और वो मैंने क्या जोड़ दिया, c जोड़ दिया। अब देखना इसमें मैं कंडीशन लगा रहा हूँ प्रारंभिक, हमेशा हम कंडीशंस भी लगाते हैं। प्रारंभ में मैंने कहा कि t इज इक्वल टू 0 पर, जब समय 0 है तो प्रारंभ में जो पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है ना उसका वेग कितना है, v0 है। प्रारंभ में वेग v0 है, बाद में ही तो घटता जा रहा है ना, और वो रुकता जा रहा है। तो प्रारंभ में जो वेग है वो v0 मान लिया, इसमें रखता हूँ मैं, तो ये बनेगा log e, v की जगह v0, t की जगह 0 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई log e v0, इसको यहाँ रखते हैं हम, तो log v e इज इक्वल टू माइनस लैम्ब्डा अपॉन m t, और c की वैल्यू क्या बन के आई है, log e v0। इसको हम इक्वल से पहले लेकर आए, log e v माइनस log e क्या, v0 इज इक्वल टू माइनस लैम्ब्डा अपॉन m इंटू टी। मैथ में पढ़ा है log a माइनस log b, log a अपॉन b के इक्वल होता है, तो a की जगह तो v, b की जगह v0 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस लैम्ब्डा अपॉन m इंटू टी के। ठीक है, तो मैथ तो आप पढ़ते ही हो, तो उसी में ही आया है हमारे पास ये सारी चीज़ें, तो उसमें तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। आप देखो इतना कर लोगे। लास्ट स्टेप में लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्या बनी है हमारे पास, log e v अपॉन v0 या v0 माइनस लैम्ब्डा अपॉन m इंटू क्या, t। ये लास्ट स्टेप आ रही है हमारे पास। आ रही है ना। अब देखो ये log हटाते हैं हम, तो v अपॉन v0 ये e की पावर में जाएगा, e की पावर माइनस लैम्ब्डा अपॉन m इंटू क्या,
टी, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, v0 e की पावर माइनस लैम्बडा अपॉन m इंटू क्या t, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ ना तो ये इस तरीके के आएगा। ये t है, यहाँ v है, प्रारंभ में वेग v0 है ना, जब समय 0 है। फिर क्या होगा, ये e की पावर माइनस लैम्बडा अपॉन टी एक चर घातांकी फलन होता है, आपने डिस्कस किया होगा 11th-12th में मैथ में। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, यानी कि जो हमारे पास पिंड जो सरल आवर्त गति कर रहा था, अगर उस पर अवमंदन बल कार्य कर रहे हैं ना, तो उसका जो वेग होता है ना वो कुछ इस तरीके से घटता है, इस इक्वेशन के अनुसार घटता है। और वो इक्वेशन कौन सी है, v बराबर से v0 e की पावर माइनस लैम्बडा अपॉन m इंटू टी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, अतः जैसे जैसे क्या समय का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अतः जैसे जैसे यहाँ से समय बढ़ रहा है देखो, और वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे समय का मान क्या होता है, बढ़ता है, तो वेग का मान जो झूला होता है उसका वेग क्या होता है, चर घातांकी रूप से, चर घातांकी रूप से क्या होता है, घटता है। वेग का जो मान है ना वो चर घातांकी रूप से क्या होता है, घटता है। इसके बाद इसमें एक डेफिनेशन और हाथ की हाथ पढ़ लेते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम यानी कि विश्रांति काल। ठीक है, कौन सा काल, विश्रांति काल। ये वो समय होता है जब जो हमारे पास वेग था, प्रारंभ में जो वेग था, मान लो किसी पार्टिकल का प्रारंभ में वेग था 100, ठीक है, फिर उसका वेग क्या हो रहा है, धीरे धीरे सरल आवर्त गति में जब हम मंदन बल कार्य कर रहे हैं तो वेग घट रहा है। क्लियर है, क्या हो रहा है, वेग घट रहा है। तो वो समय जब वेग घटकर 37% रह जाए, कितना प्रतिशत रह जाए, 37% रह जाए, 36.8%, लगभग 37% रह जाए, कितने का, प्रारंभिक वेग का, वो समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। मान लो किसी का वेग 100 है, तो 100 से घटकर कितना रह जाए, 37 रह जाए, तो जितना समय लगेगा ना उसका, वो होता है उसका विश्रांति काल। तो देखो विश्रांति काल कैसे निकालते हैं, वह समय जब वेग का मान अधिकतम मान का 36.8% या फिर हम बोल दें लगभग क्या 37% रह जाए। ठीक है, मतलब वेग घटकर इतना रह जाए 37%, तो उस समय को वेग का विश्रांति काल कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। ठीक है, उस समय को वेग का क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। तो ये देखो समय कैसे निकालूंगा, ये इक्वेशन है हमारे पास v0 e की पावर माइनस लैम्बडा अपॉन टी। अगर मैं t की वैल्यू, किसकी वैल्यू, t की वैल्यू m अपॉन लैम्बडा रख दूं, यही वो समय होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, विश्रांति काल। तो ये वेग घट जाएगा और 37% रह जाएगा। देखो v इज इक्वल टू v0 है प्रारंभिक मान, इनिशियल में जो मैक्सिमम वेग होता है वो होता है, जैसे 100 है उसका वेग, फिर घट के इसका 37% रह जाएगा। कैसे रहेगा, e की पावर माइनस लैम्बडा अपॉन m इंटू
टी की वैल्यू रख देते हैं एम अपॉन लैम्बडा, एम से एम, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, तो v इज इक्वल टू वी जीरो ई की पावर -1 यानी वी जीरो अपॉन ई। 1 अपॉन जो ई होता है ना, इसका मान होता है हमारे पास 0.37। कितना होता है हमारे पास 0.37, यानी कि 36.8 बोल दो, या 0.37 यानी कि 37% बोल दो। कितने का V0 का, परसेंट में निकाल लो इसका। 1 अपॉन ई होता है 0.37, परसेंट में निकालोगे 37%, या 1 अपॉन ई का अगर हम अप्रोक्स देखें, एग्जैक्ट मान देखें 36.8 और हम मान लेते हैं 37 लगभग, तो अधिकतम मान का V0 का कितना रह जाए 37% रह जाए। इतना समय क्या कहलाता है, V शांति काल कहलाता है। और इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं, T इज इक्वल टू एम अपॉन लैम्बडा से। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से सुननी है और पढ़नी है ना। तो पढ़ना अच्छे से, ध्यान रखना। जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं ना, और मैं करा रहा हूँ ना, इन्हीं में से एग्ज़ाम में गारंटी से आपको मिलने वाला है। बस ये है, पढ़ना तो पड़ेगा ही है ना। अब पढ़ने में क्या है, जोर पड़ता है बहुत खाओ पियो पढ़ो, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलो कोई नहीं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।